नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। इन इंडिया थिंग्स आज क्योंकि असेंबली चुनाव का पहला दिन है, पहला चरण की चुनाव आज हो चुका है और लोगों ने अपना मत लग कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में खास करके 10 दिन पहले 10-12 दिन पहले जब मैं रायपुर एयरपोर्ट में उतरा और मैं गाड़ी में बैठा और रायपुर की शहर की तरह चलने लगा तो स्वाभाविक रूप से मैंने ड्राइवर से पूछा कि भाई क्या यहाँ चुनाव की क्या खबर क्या है, कौन जीत रहा है। तो क्योंकि सारा मीडिया में सारा जगह भूपेश सरकार की, भूपेश बाघेल की जो मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, रुझान ज़्यादा है, ऐसा करके ड्राइवर ने मुझे बताया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मुझे कहा, सर भूपेश बाघेल जी का सरकार तो बन सकता है, हम तो कह नहीं सकते हैं, अभी से 15 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है, हो सकता है लोगों की मन बदल जाए। क्योंकि जिस रुख से बाघेल सरकार ने शुरू से चुनाव की प्रचार की गति को बढ़ाया और फ्रीबीज की एक लंबे लिस्ट कांग्रेस ने तैयार कर दी, उस हिसाब से अभी तक बीजेपी का जो सेंट्रल लीडर से या राज्य की जितने नेता है, इतना आक्रामक ढंग से भूपेश बाघेल के सामने खड़ा नहीं हो पा रहे, ऐसा उस ड्राइवर का कहना था। स्वाभाविक रूप से मैंने जब उतरा, एक चाय का जो ठेका होता है, चाय पे चर्चा आम छोटा शहर में होता ही है, तो मैं भी उतर गया कार से और लोगों से मैं भी चाय पिया, पीते पीते बात करने लग गया कि लोग क्या बात कर रहे हैं। तो शाम का समय था तो मैंने खुद ही सुन रहा था कि 4-5 लोग आपस में चर्चा कर रहे थे और चर्चा का विषय यह था, वो लोग मुझे जहाँ तक लग रहा था कि कुछ यंगस्टर्स थे, वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग सरकारी लोग भी थे और कुछ वहाँ पटरी वाले सामान बेच रहे थे, वो भी चाय की दुकान में खड़े थे। तो चर्चा बड़ा गर्म हो रहा था। तो एक नौजवान पूछ रहा था कि भाई मुझे बताओ, ये किसान को धान का खरीदी बढ़ा दी, धान का रेट बढ़ा दी या तेंदुलीफ ज़्यादा खरीद ली और 200 यूनिट से अगर कम है बिजली का तो बिजली का बिल आधा हो जाएगा, क्या छत्तीसगढ़ इसलिए बना था? तो दूसरा पटरी वाला जो एक सामान बेच रहा था, सब्जी वाला मोस्टली था, उसने कहा कि भाई देखो किसान का तो अच्छा भला कर दिया। और उनमें से एक सरकारी एम्प्लॉय था शायद, वो बताया कि भाई देखो हम लोगों का तो कुछ नहीं हुई, ना हमारा प्रमोशन हुआ, ना हमारा कोई तनख्वाह बढ़ा, ना भूपेश सरकार की सरकारी कर्मचारी के प्रति कोई उनका प्लानिंग या उनके परिवार के प्रति कोई काम नहीं किया। तो दूसरी तरफ से एक और 2 लोग बात कर रहे थे, कह रहे थे कि भैया ऐसा है, हमको पहले हमारा राज्य की बढ़ाई दिखना चाहिए। क्योंकि जब छत्तीसगढ़ बना था, अलग राज्य हुआ था मध्य प्रदेश से, तब बनने का यही कारण था कि एक इक्वल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल क्लास ऑफ पीपुल होना चाहिए। और उस नौजवान का यह भी कहना था कि आज चाहे कुछ हो या ना हो, विश्व स्तर पर मोदी सरकार, मोदी के कारण, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण आज भारत की इमेज बहुत बढ़ा हुआ है। और जब हमारा देश का इमेज बढ़ता है तो हमारा भी इमेज बढ़ता है और भारत आगे बढ़ता है। तो अगर ओवरऑल इंडिया का इमेज को हम कंपेयर करेंगे छत्तीसगढ़ के राज्य से, तो हमको खुद को खुशी नहीं होते, हमें भी लगता है, वो नौजवान ने कहा, कि जैसे एक
बड़ा पॉपुलर प्रधानमंत्री है। जब कहीं कोई कदम लेते हैं, किस विषय को करने को ठान लेते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। हालांकि भूपेश बघेल सरकार जी का भूपेश बघेल जी के कारण उनके बड़ा पॉपुलर चेहरा है, चार्मिंग पर्सनालिटी है, लोग उनको आदर करते हैं। नॉर्मल रूप से जैसे एक नेता का प्रति रुख होना चाहिए, ऐसा नहीं था। लोग ये कतई नहीं कह रहे थे कि बघेल खराब है, मुख्यमंत्री के नाते वो खराब काम किया है। लेकिन जब वो कंपेयर करते हैं भाजपा की केंद्रीय लीडरशिप से, या जो तेज तरार नेतृत्वगण होते हैं भाजपा की, तो वहाँ उनको लगता है कि यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि फ्रीवीज की राजनीति करके केजरीवाल ने दिल्ली को डुबा दिया है, ऐसा रायपुर की जनता वहाँ बैठ के कह रहा है। और एक और व्यक्ति वहाँ पर कहा कि भाई जब भी कभी चुनाव होता है तो ये हर राजनीतिक दल के नेतागण यहाँ आते हैं और हर कोई किसान की बात करता है, आदिवासी की बात करता है, नौकरी देने की बात करता है, ऋण या किसान को कर्ज माफ करने की बात करता है। लेकिन जैसे ही राजनीति अपना इलेक्शन टाइम खत्म हो जाता है, बक्सा में जब वोट डल जाता है तो किसान की जो है शान निकल जाता है, किसान खाली की रह जाता है। और सेम हालत आदिवासियों की होती है। उनका कहना है कि चाहे बस्तर हो या अलग अलग जो, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी ट्राइबल डोमिनेटेड राज्य है, तो वहाँ पर इतनी बुरी तरह से हालत था, इवन आफ्टर 47 वो लोग क्या खा रहे थे, उनके लिए एजुकेशन के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था, और उनकी आदिवासी कला संस्कृति को क्या हालत था, उनकी बच्चे कैसे पढ़ेंगे, स्कूल तक कैसे पहुंचेंगे, रास्ता नहीं था। तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में हमेशा आक्रोश होता था, क्योंकि वो आदिवासी है, भोले वाले हैं, मेहनती है और सबसे ऑनेस्ट है वो। इस कारण वो फिर से अपने काम पे लग जाते हैं और अपना रोजगार कैसे, 2 रोटी या दाल भात कैसे खाएंगे, उसी पे लग जाते हैं। अब आपके सामने मैंने अभी एक प्रैक्टिकल जो रूबरू मैंने सुना, लोगों ने चौक पे छत्तीसगढ़ में खड़ा होके लोगों की क्या आपसी बातचीत है वो मैंने आपके सामने रखा। अब आते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की चुनाव में मुख्यतः 3-4 बातें हैं। एक बात किसान को लेकर है कि सरकार जो है धान का रेट सबसे ज़्यादा दे के सरकार खरीद रहा है किसान से। भूपेश सरकार क्लेम्स कि हाईएस्ट प्राइस जो धान का है वो छत्तीसगढ़ की सरकार किसान को दे रहा है, और पर एकड़ जो 15 क्विंटल धान खरीद रहा है वो आगे जाके 20 क्विंटल होगा और किसान का ऋण माफ करेगा। ये सारी बातें हैं। और राहुल गांधी भी वही बातें आके किसान को कहता है, जो भूपेश बघेल ने किया है उसी को दोहराते रहते हैं। और आपको मालूम है कि इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चेहरा थोड़ा ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। उनको लगने लगा है कि शायद कांग्रेस की बढ़त हो रहा है, तो अब उन्होंने प्रियंका गांधी को ज़्यादा उसमें उतारा है, चुनाव मैदान में ज़्यादा उतारा है। कहाँ पर प्रियंका गांधी अपना बात बोलते हैं, क्योंकि उनकी आदत नहीं था, पब्लिक लाइफ से वो इतने जुड़े हुए नहीं थे। तो प्रियंका गांधी कई बार जो लिखा हुआ स्पीच रहता है उसको बोलते हैं, जब उसमें से कुछ भूल जाता है, कुछ बोलते बोलते, और जो बुनियादी बातें हैं वो बात भी वो भूल जाते हैं। उसको देख के आम जनता भी उनके थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं। आपकी एमएसपी जो न्यूनतम भूल गई, दिमाग से निकल गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको
आखिर गांधी परिवार है, गांधी खानदान की कोई इतने बड़े अपने आप को नेत्री मानती है, लेकिन प्रियंका गांधी हर चुनाव में, आपने भी सुना, वो बार बार श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम ले रही थी और वो कह रही थी कि मैं इंदिरा गांधी का पोती हूँ, मैं इंदिरा गांधी का पोती हूँ। उसका परिचय वो वहाँ से शुरू करता है। अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थे और वो उनकी पोती है, और अक्सर पॉलिटिकल फैमिलीज में ऐसे होता भी है। आप सब जानते हैं कि मैं इंदिरा जी की पोती हूँ। इसमें ताली बजाने क्या, आप उनको बहुत मानते थे, और जितना आप उनको मानते थे, जितनी श्रद्धा आपके दिल में उनके लिए थी, उतनी ही श्रद्धा इस देश की जनता के लिए, खास तौर से मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए इंदिरा जी के दिल में थी। तो आज उनके गुजर जाने के 30 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन आप फिर भी उन्हें याद इसलिए करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि मैं इंदिरा जी की पोती हूं। लेकिन वही प्रियंका गांधी जब वो चुनाव मैदान में उतरती है, अब जब लोगों की समस्या से जुड़े हुए बात करते हैं, और क्योंकि उनकी आदत नहीं है, और मैं आपको यहां पर एक बात ही याद कराता हूं कि किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको एमएसपी कहा जाता है, निम्नतम सपोर्ट प्राइस जिसको कहते हैं, उस विषय पे प्रियंका गांधी बोल रही थी, किसान को एड्रेस कर रही थी। तो बोलते बोलते वो थक गई, तो एमएसपी का क्या कहेगा, तो खुद ही कह रही है मैं भूल गई। अच्छा, पीछे से आवाज आता है एमएसपी। आपकी एमएसपी जो न्यूनतम भूल गई, दिमाग से निकल गया। तो इसी से पता लगता है कि देयर इज ए डिस्कनेक्ट बिटवीन प्रियंका गांधी एंड द करंट इश्यूज। देयर इज ए डिस्कनेक्ट बिटवीन द ग्राउंड वोटर्स एंड हरसेल्फ। प्रियंका गांधी को जमीनी हकीकत क्या है, किसान की समस्या क्या है, क्या होना चाहिए, ये जो जमीन में रह के कोई नेता बोलना चाहिए, स्वाभाविक रूप से उस बात को वो ठीक ढंग से रख नहीं पा रही है। और उनको जो ऐसे लगता है कि उनको कोई स्पीच लिख दिया गया है और वो स्पीच को पढ़ती है, लेकिन उसको पब्लिक कैसे एक्सेप्ट करेगी, वो काम प्रियंका गांधी नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ हद तक तो राहुल गांधी का भी वही दुर्दशा है। वो कभी कभी उनको भी बड़ा भूलने का बीमारी है राहुल गांधी जी को। कई जगह उन्होंने भूल जाते हैं कि जहां पर बीजेपी जीता है या बीजेपी हारा है, कई बार कह देते हैं वहां कांग्रेस जीता है, कई बार कांग्रेस जीता है कहते हैं तो बीजेपी जीता है, फिर कहते हैं अच्छा मैं उल्टा बोल दिया, अच्छा मैं ऐसा बोल दिया। राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया। राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया। अब राहुल गांधी जब छत्तीसगढ़ में गए थे तो उन्होंने किसान को छोड़ के आदिवासी को लेके बहुत लंबे चर्चा किए थे। राहुल गांधी जी को मानना था कि आदिवासी जो है एक क्रांतिकारी शब्द है, और आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी ने बनवासी नाम दे दिया है, क्योंकि बनवासी है जो जंगल में रहते हैं, लेकिन आदिवासी जो होता है इस देश की जो मालिक है, जमीन की जल की मालिक है, वो आदिवासी होते हैं। उनको जमीन जल वापस देना पड़ेगा, इसलिए बीजेपी उनके नाम आदिवासी से हटाकर बनवासी करना चाहता है। लेकिन अगर कोई राहुल गांधी का भाषण को लाइन बाय लाइन सुने तो उससे कोई एक आम जनता ये महसूस कर सकता है कि सचमुच में क्या भारत जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने इतने लंबे समय की अपना राज में, उनको अगर आज जनता पूछता है, छत्तीसगढ़ की पूछ भी रहा है कि आखिर आपने इंदिरा गांधी जी का नाम लिया, आपने राजीव गांधी जी का नाम लिया, आपने नेहरू जी का नाम लिया, लेकिन
उन दिग्गजों प्रधानमंत्री जब थे, इतने साल तक सरकार थे, आखिर उन्होंने आदिवासियों के लिए क्या किया था, इस बात पे ना राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, इस बात पे ना अपना प्रियंका गांधी कुछ बोलते हैं। बट जमीनी हकीकत यह है, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं तो छत्तीसगढ़ का फाउंडेशन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। और आदिवासी के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा काम किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी जब केंद्र में प्रधानमंत्री थे तब हुई थी, क्योंकि ये अटल जी का आइडिया था कि एक स्वतंत्र मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बनाना। और अटल जी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने कई सारे ट्राइबल लैंग्वेज को भी उसको लीगलाइज किया है। और ट्राइबल जो संस्कृति है, आर्ट है और ट्राइबल प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, उसको कैसे जंगल से, गांव से लेके कैपिटल में आएगा, एक्सपोर्ट होगा, इस सब के बारे में एक मार्केटिंग स्ट्रक्चर खड़ा करना ट्राइफेड के थ्रू। और हर ट्राइबल एरिया में, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में भी आपने देखा है कि जितना हॉस्टल्स बनी है, जितना ट्राइबल स्कूल्स नया बने हैं, सिंगल टीचर एकल विद्यालय स्कूल्स बनी है, ये सारा बीजेपी का काम था। और यहाँ पर एक मैं ये याद करना चाहता हूँ, जिस बनवासी का नाम राहुल गांधी जी को पसंद नहीं आ रहा है आज, वो तो एक पॉलिटिकल स्टंट है। लेकिन मैं आपके सामने आज बता दूं कि चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, या बिहार हो, या राजस्थान हो, आंध्र हो, या कर्नाटक, इन सब एरिया में जितने ट्राइबल्स रहते हैं, इन सारे ट्राइबल्स के लिए सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया है, कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या बनवासी कल्याण आश्रम या विश्व हिंदू परिषद। महीना महीना उन लोगों ने उन लोगों के साथ रहा, उनकी साथ दिया। पेड़ के नीचे वन टीचर स्कूल बनवासी कल्याण आश्रम ने शुरू किया, नॉर्थ ईस्ट में किया। खैर वो एक अलग विषय है। पर जो आज राहुल गांधी आदिवासी को अट्रैक्ट करने के लिए ये पॉलिटिकल स्टंट्स करते हैं, उनके पास अगर हम देखें कोई ठोस जवाब नहीं है कि कांग्रेस की राज में आदिवासी के लिए क्या किया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया और नरेंद्र मोदी ने आने के बाद आप 9 साल से देखे होंगे, इवन देश की नेशनल कैपिटल में हर साल प्रधानमंत्री खुद आदिवासियों को बुलाते हैं, आदिवासी मेला करते हैं, पूरा राज्य से उनको बुलाया जाता है। और पहले जैसा नहीं, अब 15 अगस्त में भी आप अगर मार्क करेंगे तो उनको ज़्यादा एक्सपोज किया जाता है, उनकी आर्ट, उनकी कल्चर को ज़्यादा किया जाता है एक्सपोज। और सबसे ज़्यादा पॉलिसीज, रिसर्च, आपको पता है कि आदिवासी बहुल एरिया में बहुत सारा बीमारी होता है जिनके लिए बहुत तकलीफ होता है। आज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के थ्रू में, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कई सारा रिसर्च चल रहा है ट्राइबल हेल्थ के लिए, उन ट्राइबल एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्राइबल डोमिनेट एरियाज के लिए, ये सारा चल रहा है। लेकिन तकलीफ ये है कि इन नेताओं को पता है कि इनको इलेक्शन के सामने जाना है, लोगों को गांव-गांव से बस में भर भर के लाया गया है, दाल भात खिलाया गया है, वो आएंगे, खाएंगे, भाषण सुनेंगे, चला जाएंगे, आम जनता को कोई लेना देना नहीं। ऐसे उनको लगता है नेता लोगों को। लेकिन मैं आज आप लोगों को बता दूं, ऐसा नहीं है। ये जो आम जनता है वो सब समझता है, उसको पता है कि स्टेट में किसको वोट देना है, केंद्र में किसको वोट देना है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। जो आखिर जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के मुद्दों से जिनका लगाव है, वो नेता कभी भूल नहीं सकता है कि एमएसपी क्या होता है। वो नेता कभी ये नहीं कह सकता है कि बनवासी उनका नाम है या आदिवासी नाम है। मूड पॉइंट तो ये है कि आदिवासी हो या किसान हो,
अनएम्प्लॉयमेंट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इसके लिए किसका पॉलिसी अच्छा है, कौन फोकस कर रहा है इश्यूज के ऊपर, इस बात को गांव की चाय दुकान में भी चर्चा होता है और आम जनता भारत की खूब समझता है। और यही कारण है बार बार जनता पलट देता है, चाहे सरकार किसी की हो, जनता को खूब समझ आता है और जनता खूब पास से देखता है। अब मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब मैंने रायपुर की अलग अलग एरिया में, बगल वाला कुछ राजनांदगांव में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में खुद इस इलेक्शन में गया, मैंने लोगों से बात किया, मैंने एक CISF की लोगों से बात किया, स्टेट पुलिस से बात किया, सबसे मैंने कहा कि भाई क्या है रुख। वो कह रहे ठीक है, भूपेश सरकार का तो एक अच्छा इमेज है, किसान के लिए भी उन्होंने खूब काम किया, किसान को फ़ायदा पहुंचा दिया, लेकिन उनका क्या होगा जो छत्तीसगढ़ के पिछले 5 साल में कोई भर्तियां नहीं हुई, 3 बार इंटरव्यू हुई और अब लास्ट मोमेंट में सरकार ने फाइनल स्टेज में जो सिलेक्ट हुए, किसी ने कोर्ट में चला गया तो उस भर्ती का जो हुआ था पूरा प्रोसेस उसको कैंसिल कर दिया। अब मानो जिसका एज ग्रुप हो चुका है, जिसका एज ग्रुप लास्ट है, वो तो खत्म हो गई, तो वो जितने कैंडिडेट्स थे ऐसे लाखों नौजवान कहां जाएंगे, उनकी दुर्दशा क्या होगा। और उस सुरक्षा कर्मी महिला थे, मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि मैंने उनसे थोड़ा खुला बात किया। उन्होंने कहा देखो सर, हम तो पुलिस वाले हैं, हम बोलना नहीं चाहिए, हम बोलेंगे भी नहीं, लेकिन सच बात तो यह है, ये हमारा शान है, ये हमारा भारत की संस्कृति है। हम घर में भूखे पेट मर जाए लेकिन हम अभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ खड़ा रहते हैं। हम भूखा रहते हुए भी हम अपना देश की झंडा को पहले आगे उड़ाते हैं। और हम लोग आज छत्तीसगढ़ में ये चाहते हैं कि हमारा क्या अच्छा हो बुरा हो उसको फर्क नहीं पड़ता है हमें, लेकिन देश का नौजवान खड़ा होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट एजेंडा आगे बढ़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ में रहने वाला नौजवान आज इधर उधर खड़ा नहीं होना चाहिए। जो आदिवासी नौजवान जीवन भर में पूरे देश में आप जाके कहीं देखेंगे, कोई भी शहर में, कोई भी लाल बत्ती पर आपको कोई आदिवासी बच्चा भीख मांगते हुए आपको नहीं मिलेगा। और यह भी एक सत्य घटना है कि पूरी भारत में कहीं पर भी आदिवासी कहीं डिसऑनेस्ट नहीं है, वो कहीं चोरी नहीं करता है, जिसके कारण आप देखेंगे चाहे जितना होम घर के लिए आप हेल्प मंगाते हैं, घर में जो काम करते हैं बड़े बड़े घरों में, कोठियों में, शहरों में, वो सारे आदिवासी औरत होते हैं, लड़की होते हैं, क्योंकि वो ऑनेस्ट होते हैं, मेहनती होती है। तो वो CISF कर्मचारी या छत्तीसगढ़ की पुलिस की कर्मचारी या प्राइवेट सिक्योरिटी वाला, मैंने जितने लोगों से बात किया उन सब का फिर से कहना था कि हमें चाहिए नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व। और ये सही में मोदी का जादू है जो केवल दिल्ली नहीं, गांव तक भी, रायपुर में हो, राजनांदगांव में हो, बस्तर में भी हो, लोगों को पता है कि ये व्यक्ति ऐसे काम किया। आज पूरे विश्व में उनको G20 कुछ पता नहीं है आदिवासी को, लेकिन उनको इतना जरूर पता है कि मोदी आने के बाद देश की इज्जत बढ़ी है, मोदी आने के बाद देश में कहीं आतंकी घटना नहीं हुई है। ये जो कुछ बुनियादी बातें हैं, ये बुनियादी बातें को लोग नहीं भूल पा रहे हैं। बाकी छत्तीसगढ़ में बात रही राजनीति की, अगर वैसे देखा जाए, आज जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां की जो लोकल लीडर है उसकी नाम पे वो जीत के आ रहे हैं। जैसे राजस्थान में आज अगर कांग्रेस है, जिंदा है, वो बिकॉज ऑफ अशोक गहलोत है। उसी ढंग से आप अगर छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो भूपेश बागेल का एक लंबा पॉलिटिकल कैरियर है, वो दिग्विजय सिंह की जो है खास करीबी रह चुके हैं और बहुत सालों से उन्होंने युवा अवस्था से लेकर अभी तक खूब लड़ाई किया है और वो चीज़ों को खुद समझते भी है। और उनके अपने फेस के कारण उनका कई नेगेटिव बातें हैं। छत्तीसगढ़ सब में जो भूपेश बागेल की सरकार है, भाजपा ने आरोप लगाया है कि उन्होंने कई सारा
उसमें फंसे हुए हैं, चाहे वो लिक्वर घोटाला हो, दारू का जो स्काम हुआ था 2000 करोड़ का हुआ था, या जो 540 करोड़ का कोल ट्रांसपोर्टेशन घोटाला था, या फूड ग्रेन का 500 करोड़ का घोटाला था जो गरीब के लिए था। तो ये सारा के बावजूद भी महादेव आपको स्काम जो आया है 5000 करोड़ का, वो जो भूपेश सरकार के खिलाफ जो उनको एक धाग लगा है, काला धाबा लग गया है, उसके कारण इस सब के बावजूद भी आज जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर है वो भूपेश बाघेल का व्यक्तिगत इमेज के कारण वो बहुत ज़्यादा डिमेंड नहीं कर पाया। लेकिन असलियत ये है, अब लोग जो है फ्रीबीज पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितना खान है, क्योंकि मिनरल रिच स्टेट है, करोड़ों रुपया मिनरल्स के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये याद करा दूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का एक बजट रखा कि अगर इस डिस्ट्रिक्ट में मिनरल है तो वो उसका सम पार्ट, आई थिंक शायद 18%, दैट पर्टिकुलर अमाउंट 18% विल बी स्पेंड ऑन द सेम डिस्ट्रिक्ट for the developmental work, that may be for sports stadium or infrastructure, roads or anything, any development work. So that district mineral fund is working miraculously in tribal dominated state like छत्तीसगढ़। तो लोग इस बात को भी बहुत याद रख के काम कर रहे हैं, और लोगों ने यह भी देखा है कि बीजेपी सरकार केंद्र में आने के बाद जो नक्सल एक्टिविटी है, जो कि छत्तीसगढ़ की बस्तर रीजन हो या अदर डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ का जो मेन प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम भी एक बहुत गहरा प्रॉब्लम है। तो वो एक सिक्योरिटी की चेन से सोना, वो स्थिति छत्तीसगढ़ में आज वापस आई है, और मैक्सिमम फैसिलिटीज आज केंद्र सरकार की जो योजना के थ्रू मिल रहा है। अब ये अलग बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंचते हैं तो किसान को बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार झूठ बोल रहा है। आज आपका जो धान स्टेट गवर्नमेंट को खरीद रहा है, वो पैसा सही मायने में केंद्र की सरकार दे रहा है, और उसमें इतना पैसा ऐड करके स्टेट गवर्नमेंट ऐड करके दे रहा है। अब बात यहाँ पर भी बुद्धिजीवी लोग या पॉलिटिकल पंडित्स पूछते हैं कि आप बिजली हाफ कर देंगे। एक जगह में तो प्रियंका गांधी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, कांग्रेस सरकार में नहीं लगता है, बीजेपी सरकार में क्यों लगता है? आप पूछिए। जनता यह भी पूछ रहा है कि आखिर भूपेश बाघेल जो इतने सारा फ्री 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 की बात कर रहे हैं, वो पैसा कहां से आएगा? बजट कौन देगा? आप स्टेट की जो ट्रेजरी है, आप उसको कितना दिवाला घटिया वो बना दोगे, कितना नुकसान होगा उसमें स्टेट की? आखिर डेवलपमेंट वर्क कैसे हो सकता है? आप ऋण छाड़ कर देंगे, आप पॉलिटिकल वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेके आपने धान की प्राइस बढ़ा देंगे, केंद्र के पैसा से ये करेंगे वो करेंगे। ये सारे बातें होने के बावजूद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में आज की जो पहला चरण की चुनाव हुआ है, उससे देख के ये लगता है ये 20 सीट का जो आज विधानसभा का चुनाव है, उसमें 15 से ज़्यादा बीजेपी को मिलेगा, सीट जीतने का संभावना है। जो जहां रुझान है, हमने लोगों से बात किया, हमने देखा कि 15 से ऊपर सीट पर बीजेपी का दबदबाव है। उसमें डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका भी आज इलेक्शन भी था, और आपने देखा कि रमन सिंह भी हर मुद्दे को लेके कैसे बीजेपी सरकार ने बस्तर में आदिवासियों के लिए रेशन से लेके आदिवासी संस्कृति कैसे बचेगा, उसके लिए कला कैसे बचेगा, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट को उन्होंने जैसे छत्तीसगढ़ मेडिसिनल बोर्ड बनाया, उसके थ्रू आदिवासियों को प्रोडक्ट कैसे, ये जो बुनियादी ढांचा हुआ था, ये सब रमन सिंह का समय में ही हुआ था। आज जो नया रायपुर आप देख रहे हैं, इट वॉज ऑल ब्रेन चाइल्ड ऑफ डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी सरकार में ही हुआ था, और ये नरेंद्र मोदी ने अश्योरेंस दिया था। खैर, चुनाव के समय में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर आरोप डालना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो स्थिति आज पैदा हुआ है सोशल मीडिया आने के बाद,
लोगों के पास हर खबर एक सेकंड्स में लाइट की गति से लोगों के पास खबर पहुंचता है और लोग अपना माइंड चेंज करते हैं। मैं आपको आज यह बता के अपना बात को विराम दूंगा कि पिछले 15 दिन पहले जो स्थिति था छत्तीसगढ़ में बीजेपी का, वहां बीजेपी बहुत कमजोर था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी ने आक्रामक स्टाइल में अपनी बात, किसान की बात, आदिवासी की डेवलपमेंट की बात को लोगों के सामने रखा, उसके बाद चीजें क्लियर हुई। और कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व, जैसे मैंने अभी बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास मुद्दे, डेवलपमेंट मुद्दे कम होता है, लेकिन वो बार बार एक उसी चीज को लेकर चलते हैं कि हम इंदिरा गांधी का पोता है, हम इंदिरा गांधी का पोती है। और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े परिवार से, पॉलिटिकल फैमिली से आने के बावजूद वो बार बार गलतियां रिपीट कर रहे हैं और वो पकड़ा जाते हैं भरी सभा में। ये इशू जो है कहीं ना कहीं लोगों को चुभ रहा है। तो ऐसे स्थिति में अभी तो सेकंड चरण की मतदान 17 तारीख को होगा छत्तीसगढ़ में, फिर 30 तारीख को तीसरा चरण है। आगे आने वाला दिनों में चीज़ें और क्लियर होगा, एक दूसरे को ऊपर आरोप लगता रहेगा, लेकिन जनता ने तय कर चुका है कि वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन एक चीज़ तो है कि कांग्रेस अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंट मान रहा है, जिसके चलते आज भाई और बहन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों बड़ा ऑफबीट मूड में इस इलेक्शन में कम से कम लगे हुए हैं, जो पिछले इलेक्शन में नहीं देखने को मिल रहा था। और भाजपा के जितने कैंडिडेट हैं, कई सारा कैंडिडेट पिछले बार मंत्री रह चुके थे, हार गए हैं, वो इस बार बड़ा आक्रामक स्टाइल में लड़ रहे हैं और घर घर तक वो पहुंच रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं अपना बात। और वो सारे मिनिस्टर्स और जो सीनियर लोग हैं, वो सब जाके जो पिछले बार गलती दोहराते वो गलती ना हो, उसके लिए वो भरी तरफ पूरा उसका कोशिश जारी रखे हैं। खैर, आगे आने वाला दिन में चीज़ें और क्लियर होगा और हम आपके सामने ऐसा छत्तीसगढ़ को लेके क्या क्या और हो सकता है फिर हम आपके सामने चर्चा रखेंगे, क्योंकि फिर से मैं चौथी बार दौरा करने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ की कैंपेनिंग के लिए। खुद मैं फील्ड में रह के आप लोगों को वहां का चित्र बताऊंगा और दिखाऊंगा और लोगों का रिएक्शन आप तक पहुंचाऊंगा। ऐसा इलेक्शन एनालिसिस, असेंबली इलेक्शंस 2023, आप लोगों को पता है हम हर दिन उदय इंडिया का क्या एनालिसिस से असेंबली इलेक्शंस को लेके हम आपके सामने रोज रख रहे हैं। आप उदय इंडिया चैनल से जुड़े रहिए, उदय इंडिया की बेल आइकन को आप दबाते रहिए और अपडेट रहिए कि हर पल में क्या क्या फर्क पड़ रहा है असेंबली इलेक्शन 2023 में, क्योंकि ये मोदी के लिए महासंग्राम है, ये 5 स्टेट का इलेक्शन। भारत माता की जय।